प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में समंकों का अर्थ, परिभाषा और इनके प्रकार के बारे में विस्तार से समझेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में आपने सांख्यिकी के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व और सीमाओं के बारे में जाना और सांख्यिकी के अर्थ और परिभाषा में ये भी जाना कि सांख्यिकी बहुवचन में समंकों के रूप में ही परिभाषित की जाती है। वास्तव में सांख्यिकी में संख्याओं के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, अर्थात संख्याओं का ही शास्त्र है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में संख्याओं का बहुत महत्व है। लेकिन कोई भी एक संख्या या बेतरतीब संख्याएं या संख्याओं में आपस में कोई संबंध न होना या अपर्याप्त मात्रा में संख्याएं होना भी सांख्यिकी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर सांख्यिकी विधियों का उपयोग इन ऐसी संख्याओं के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। इसलिए संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो कि आपस में संबंधित हो, या उनके आपस में तुलना की जा सके, या उनको समूहों में रखा जा सके, या अलग अलग वर्गों या समूहों में बांटकर उन्हें व्यवस्थित किया जा सके, वर्गीकृत किया जा सके। इसलिए समंक का अर्थ और परिभाषा जानना आवश्यक है। संख्याओं के ऐसा समूह जिनमें कोई न कोई विशेषता के आधार पर, लक्षणों के आधार पर सजातीयता, एकरूपता या समानता पाई जाती हो, जिन्हें हम उनकी समानता या विशेषता या उनके लक्षणों या गुणों या अवगुणों किसी भी आधार पर अलग अलग समूहों में रख सकें, ऐसे अंकों के समूह समंक कहलाते हैं। इनकी परिभाषाओं के बारे में यदि हम देखें तो कुछ परिभाषाएं जो ज़्यादा प्रचलित है उसके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। चूँकि सांख्यिकी का उद्भव ही राज्य के समंकों के एकत्रित करने से हुआ था, इसलिए पहली परिभाषा के रूप में मैं वेबस्टर की परिभाषा को यहाँ पे इंगित करना चाहूँगा। वेबस्टर ने समंकों को इस प्रकार से परिभाषित किया है: एक राज्य के लोगों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य या सूचनाएं समंक होते हैं, विशेषकर वे तथ्य जिन्हें संख्याओं में या उन संख्याओं को सारणियों में या किसी भी रूप में सारणीकृत कर या वर्गीकृत कर व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यूल और कैंडिल ने भी समंकों को परिभाषित किया है। उनके शब्दों में समंकों से आशय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। एल बाउले, जो कि सांख्यिकी में अनेक परिभाषाएं देते हैं और सांख्यिकी विधियों में भी और सूत्रों के विकसित करने में भी इनका बहुत महत्व है, वो कहते हैं कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके, अथवा समंक उन घटकों का संख्यात्मक विवरण है जो किसी विभाग की जांच के लिए एक दूसरे से संबंधित रूप में रखे जाते हैं। समंकों की इन परिभाषाओं से हम एक परिभाषा जो उपयुक्त परिभाषा हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। और हॉरेस सेक्राइस्ट ने सांख्यिकी समंकों की परिभाषा इस रूप में दी है। ये एक विस्तृत परिभाषा है और काफ़ी मानी हुई परिभाषा है, जो उपयुक्त परिभाषा भी मानी जाती है। समंक तथ्यों के उन समूहों को कहा जाता है जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्यात्मक रूप में या अंकों में व्यक्त किए जाते हैं, जिनकी गणना और अनुमान यथोचित परिशुद्धता के स्तर तक की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा क्रमानुसार संकलित किया जाता है और जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है। इन उपयुक्त अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर हम समंकों की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं जो इन बिंदुओं के द्वारा हम विस्तार से जान सकते हैं। समंकों की विशेषताएं इस प्रकार से है: समंक तथ्यों के समूह होते हैं। समंक सूचनाओं को संख्याओं में उनकी सजातीयता के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाता है, अन्यथा ये मात्र संख्याएं ही रह जाती है, समंक नहीं। समंक अनेक प्रकार से प्रभावित होते हैं।
समंक दूसरे घटकों से संबंधित रहते हैं, इसलिए एक सीमा तक ये संबंधित घटकों से प्रभावित होते हैं। समंक गणना व अनुमान द्वारा भी संग्रहित किए जा सकते हैं। अनेक बार जिस रूप में समंक चाहिए होते हैं उस रूप में प्राप्त किया जाना कठिन होता है, तो प्रथम या कच्चे या पूर्व में संकलित संख्याओं की गणना कर या आकलन कर तैयार कर दिए जाते हैं या औसत रूप में अनुमानित कर लिए जाते हैं। समंकों के संग्रहण में यथोचित शुद्धता रखी जानी परम आवश्यक है, अन्यथा उसके परिणाम भ्रामक आते हैं जो अनेक बार बहुत घातक सिद्ध होते हैं। समंकों का संकलन सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। समंक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात समंकों के संकलन के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। समंकों को तुलना हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि संख्याएं तुलनीय नहीं है तो वे समंक नहीं कहलाती है। समंकों को परस्पर तुलना योग्य रूप में प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि समंक वे तथ्य हैं जिनमें सजातीयता, तुलनीयता और संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण करने के गुण पाए जाते हैं या होते हैं। इस प्रकार समंकों के अर्थ और परिभाषा हमने जानी, और इन परिभाषाओं और अर्थ के आधार पर कुछ विशेषता हैं जिनका जिक्र हमने किया। समंक जब एकत्रित किए जाते हैं तो उनको एकत्रित करने के तरीकों के आधार पर या संकलन करने के आधार पर हम समंकों को दो भागों में विभाजित कर संकलित करते हैं, और इनका अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। संकलन के आधार पर समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। यदि समंकों का संकलन सही ढंग से किया जाता है, उनमें उचित शुद्धता होती है, वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, किसी तरह से उसमें फैब्रिकेशन नहीं होता है, आपस में तुलनीय होते हैं, अर्थात तुलना की जा सकती हो, तभी समंकों के आधार पर सांख्यिकी विधियों का उपयोग करते हुए जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो सही होते हैं, अन्यथा इनके परिणाम भी अविश्वसनीय और भ्रामक होते हैं, जैसा कि हमने सांख्यिकी के सीमाओं में अध्ययन किया था। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समंकों का संकलन सही तरीके से किया जाए या उचित विधियों को अपनाते हुए या उचित स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए उपयोग करते हुए समंकों को एकत्रित किया जाए, संकलित किया जाए। समंकों के संकलन के बारे में इसके बाद वाले व्याख्यान में हम विस्तार से जानेंगे। हम यहाँ प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक क्या होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राथमिक समंक अर्थात पहली बार जब भी कभी किसी भी अनुसंधानकर्ता द्वारा या अध्ययनकर्ता द्वारा, शोधकर्ता द्वारा या सरकार द्वारा या किसी भी एजेंसी द्वारा एकत्रित किए जाते हैं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो वे उसके लिए प्राथमिक समंक होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक शोधकर्ता महिला स्वयं सहायता समूहों का मूल्यांकन करना चाहता है और उससे महिलाओं की स्थिति में यदि कोई सुधार हुआ है तो उसके बारे में जानना चाहता है, तो वह चाहे वो द्वितीयक समंक हो चाहे वो प्राथमिक समंक हो, जब वह एकत्रित करता है और यदि वो प्राथमिक समंकों के आधार पर अर्थात जिन क्षेत्र से संबंधित वो अध्ययन करना चाहता है उस क्षेत्र की महिलाओं से स्वयं साक्षात्कार द्वारा या अपने प्रगणकों द्वारा या अपने सूत्रों द्वारा उन जो उत्तरदाता हैं उनसे यदि सूचनाएं एकत्रित करके संख्याओं के रूप में प्राप्त करता है तो यह प्राथमिक समंक कहलाएंगे। इसी तरह से बृहद स्तर पर देखें तो भारत सरकार द्वारा हर 10 साल में जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन भारत सरकार अपने सांख्यिकी विभाग और जो आंकड़े एकत्रित करने के जो प्रभाग है उनके अंतर्गत
प्रगणों को द्वारा प्रशिक्षित करके उन प्रगणों को द्वारा घर घर जाकर जनगणना से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो वह सरकार के लिए प्राथमिक समंक होते हैं। जब वो प्रकाशित हो जाते हैं और उसके बाद में जब दोबारा उपयोग किया जाता है तो वो वही समंक द्वितीयक समंक हो जाता है। अब हम यदि द्वितीयक समंक को के बारे में जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व में संकलित समंकों का पुनः प्रयोग किया जाना द्वितीयक समंक कहलाते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सरकार द्वारा जब जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो वो सरकार के लिए प्राथमिक समंक है, लेकिन जब वो प्रकाशित हो जाते हैं और उसका उपयोग अन्य एजेंसियों द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा या किसी के द्वारा भी किया जाता है तो वो द्वितीयक समंक हो जाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि समंक एक बार वो प्रथम बार वो प्राथमिक रहते हैं, उसके बाद कितनी भी बार यूज़ किए जाए, कितनी बार भी उपयोग किए जाते हैं, द्वितीयक ही रहते हैं, तृतीयक चतुर्थक कभी नहीं होते हैं। प्राथमिक समंकों और द्वितीयक समंकों में अंतर इस प्रकार है। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं जबकि द्वितीयक समंक अन्य के लिए मौलिक नहीं होते हैं। प्राथमिक समंक जांचकर्ता स्वयं या सहायकों की मदद से संकलित करता है, जबकि द्वितीयक समंक पूर्व में संकलित समंकों का उपयोग होता है। प्राथमिक समंकों के संकलन में उचित रीतियों का सहारा लिया जाता है। इन रीतियों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। और द्वितीयक समंकों में स्रोतों का महत्व होता है, इसके बारे में भी अगले व्याख्यानों में हम जिक्र करेंगे। प्राथमिक समंक संकलन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करना, उनकी भाषा के बारे में जानकारी होना, उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी होना, संसाधनों का व्यय होना आदि। लेकिन द्वितीयक समंक विभिन्न स्रोतों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और वर्तमान में तो द्वितीयक समंक वृहद स्तर पर आसानी से हासिल किए जा सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से या फिर कोई भी वेब सोर्स से भी एकत्रित किए जा सकते हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं, या फिर किसी भी सरकारी एजेंसी के दफ्तर में, ऑफिस में जाकर भी एकत्रित किए जा सकते हैं। प्राथमिक समंकों में परिशुद्धता अधिक होती है, जबकि द्वितीयक समंकों में परिशुद्धता के लिए स्रोतों की ऑथेंटिसिटी का पता होना आवश्यक होता है। अर्थात प्राथमिक समंक इसलिए अधिक शुद्ध होते हैं क्योंकि संकलनकर्ता स्वयं संकलित करता है और उसे पता होता है कि कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त करनी है, कौन सी सूचनाएं हम किस प्रकार किस रूप में ले सकते हैं। लेकिन द्वितीयक समंक पहले से ही किसी के द्वारा एकत्रित किए हुए होते हैं और जब उसका दूसरी बार उपयोग किया जाता है, तीसरी बार उपयोग किया जाता है, तो उसके द्वारा ये मान करके कि पहले जिसने भी सूचनाओं को एकत्रित किया है, समंकों को एकत्रित किया है, वो सही ही होंगे। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी का यहाँ पे बहुत महत्व रहता है। प्राथमिक समंकों के संकलन में समय, धन, संसाधन अधिक व्यय होते हैं, जबकि द्वितीयक समंक में संसाधनों का इतना महत्व नहीं होता है। आजकल इंटरनेट के युग में घर बैठे भी बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। बल्कि ये कहते हैं आजकल तो कि आजकल सब कुछ आपकी मुट्ठी में समा रहा है। इसके साथ ही आज हमने ये जाना कि समंकों का अर्थ क्या है, समंकों की परिभाषाएं क्या है और समंकों के प्रकार क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अंत में मैं ये फिर से कहना चाहूँगा, कोई भी समंक प्राथमिक भी हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं। अर्थात प्राथमिक समंक द्वितीयक भी हो सकते हैं और द्वितीयक समंक भी कभी प्राथमिक रहते हैं। अर्थात जिस एजेंसी या जिस व्यक्ति या सरकार द्वारा पहली बार एकत्रित किए गए समंक उसके लिए प्राथमिक होते हैं, वही समंक जब अन्य द्वारा उपयोग किए जाते हैं तो द्वितीयक समंक कहलाते हैं। इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियों के बारे में जानेंगे और उसके बाद द्वितीयक समंकों के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।